आपने जो वीडियो में देखा, क्या वो किसी तरह का ऊपरी साया था, आत्मा थी, जिन जिन्नात था, या कोई मानसिक बीमारी थी? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन संगमित और मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी कि साइकाट्रिस्ट हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं डिसोसिएटिव ट्रांस पोजीशन डिसऑर्डर के बारे में। डिसोसिएटिव ट्रांस पोजीशन डिसऑर्डर वही बीमारी है जिसके लक्षण आपने अभी भी इस वीडियो में देखे। जैसे कि नाम में पता चलता है, ट्रांस एंड पोजीशन, और स्टार्टिंग में क्या है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब वो अवस्था जिसमें हमारे अंतर्मन के, हमारे दिमाग के कुछ फंक्शंस, जैसे कि हमारी मेमोरी यानी कि हमारी याददाश्त, आइडेंटिटी यानी कि हम कौन है, क्या हैं, उसके अलावा हमें क्या महसूस हो रहा है, ऐसी ही कुछ और लक्षण आपस में अलग हो जाते हैं। ऐसे फंक्शन हमारे दिमाग से टूट जाते हैं। जैसे हमारे शरीर से हमारा कंट्रोल चला गया, बाकी सब कुछ है, हमारे पास याददाश्त है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन हम क्या महसूस कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये डिसोसिएशन है। उसके अलावा ट्रांस एंड पोजीशन। ट्रांस का मतलब ऐसी अवस्था जो हमारे नॉर्मल कॉन्शियस यानी कि हमारे नॉर्मल चेतना से अलग है। और उसके अलावा पोजीशन यानी कि जैसे कोई हमारे ऊपर कब्जा कर ले, ऐसा लगता है। पोजीशन का मतलब जैसे कोई कब्जा कर ले रहा है, कोई आ रहा है हमारे शरीर के ऊपर। तो इस तरीके की एक मानसिक बीमारी है जिसको डिसोसिएटिव ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर कहा जाता है। तो डिसोसिएटिव ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर क्या होता है, डिसोसिएटिव ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर के क्या लक्षण होते हैं, और क्या क्या थ्योरीज दी गई है इसके बारे में कि ये किस कारणों से होता है, क्या इसकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, क्या कोई बायोलॉजिकल कारण यानी कि शारीरिक या फिर जेनेटिक कारण भी होता है, और उसके बाद में जब कोई ऐसा करता है तो हम उसके बारे में क्या क्या अवलोकन या असेसमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे मरीज़ का कैसे इलाज होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि लक्षण किस प्रकार के हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा और जैसे कि आपने आसपास भी देखा हो, कोई ऐसा इंसान है जो कि अचानक से किसी घटना के बाद, दुर्घटना के बाद, या फिर किसी ऐसे माहौल में जहाँ पर या तो बहुत परेशान है या बहुत खुश है या जगराता चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उस दौरान वो अचानक से क्या करेगा, अचानक से उसके ऊपर वो झटका वगैरह लेना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाएगा। उसके बाद फिर क्या हिलाएगा, हिलाएगी, मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन फीमेल्स में इन कंपेरिजन ज़्यादा होता है मेल्स की तुलना में। तो ऐसे गर्दन वगैरह हिलाएगा, और फिर उसके बाद आवाज़ हो सकता है कि बदले, हो सकता है आंखें ऊपर चढ़ जाए, हो सकता है शरीर में हाथ पैर झटका हो जाए, और कई बार क्या हो सकता है कि बेड पे लेटे लेटे ऐसे झटके लगते हैं। लोग कहते हैं कि उछल रहा था, 10-10 फीट उछल रहा था। 10-10 फीट नहीं उछलते हैं, वो जितनी नॉर्मल बॉडी जितना उछल सकती है उतना ही उछलती है, उसमें कोई ऊपरी चक्कर नहीं है। तो क्या होता है इस डिसऑर्डर में, अचानक से इस तरह का उस इंसान को लगता है जैसे अब मेरा शरीर मेरे वश में नहीं है, और ऐसा लगता है कि जैसे जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई और बुलवा रहा है, जैसे कोई और कर रहा है, या मेरे पर कुछ आ गया है और मेरा सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हो रहा है। जब मरीज ये ठीक हो जाएगा तो अक्सर ऐसी घटना उसको याद ही नहीं रहती है। वो क्या होगा कि अचानक से मैं जैसे अपने आप को बोलूँ कि मैं डॉक्टर नितिन ने राहुल की आत्मा हूँ और मैं इसलिए आया हूँ करके, इस तरह से कुछ ऐसे गर्दन वगैरह हिला के बहुत जोर जोर से, कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, घंटों के लिए भी हो सकता है, और काफ़ी देर तक के लिए चल भी सकता है। और उस दौरान जब मैं ठीक हो जाऊंगा या जब मरीज ठीक हो जाए, वो क्या कहेगा, याद नहीं, या फिर कई बार कहेगा हाँ थोड़ा बहुत याद है, बस समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ अपने आप हो रहा था, लग रहा था जैसे कोई कुछ करवा रहा है, जैसे कोई मेरे ऊपर आ गया है। तो इस तरह के लक्षण आते हैं। तो ये लक्षण में हम बहुत सारे लोग अंधविश्वास मान लेते हैं कि ये कोई सही में आया है, और बहुत सारे मरीज इस तरह से बाबाओं के पास और इन सब के पास चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग वीडियोस में देखते भी रहते होंगे, उनको कोई मारपीट कर रहा है और बहुत बुरा बुरा व्यवहार करते हैं बाबा, और ये सब लोग जितने ढोंगी लोग हैं, उन्हें लगता है कि वो किसी चीज़ का इलाज करा रहे हैं, और समाज में अज्ञानता के कारण वो लोग भी नहीं समझ पाते कि ये एक मानसिक समस्या है और साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर ये बीमारी किस कारण से हो सकती है। तो इसके लिए जो थ्योरीज दी गई हैं वो कई सारे तरीके की होती हैं। जैसे साइकोलॉजिकल थ्योरीज यानी कि हमारे मन से जुड़ी हुई थ्योरीज क्या हो सकती हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज यानी हमारे शरीर में क्या गड़बड़ी है जिसकी वजह से हो सकता है, और बाकी कुछ अन्य थ्योरीज दी गई हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजिकल थ्योरी की। साइकोलॉजिकल थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो हमारा मन है वो दरअसल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारे दिमाग का मान लीजिए ऐसा हिस्सा है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो अभी मैं आपसे अभी मैं जो सोच रहा हूँ प्रेजेंटली, आपसे जो बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और आसपास जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो मेरे कॉन्शियस माइंड में है। उसके बाद आता है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस वो हिस्सा जो कॉन्शियस माइंड के थोड़ा सा नीचे होता है, और उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे हमारी कुछ यादें हैं, जैसे मैं अभी कुछ और आपको बात बताने लगता हूँ, कोई एक्सपीरियंस बताने लगता हूँ, तो वो कहाँ से आ रहा है, मेरे प्री कॉन्शियस माइंड से आ रहा है। हमारी सारी मेमोरी उसमें होती है, हमारी
उसके अलावा क्या, हमारे बहुत सारे फीलिंग्स जो हम अभी प्रेजेंटली नहीं सोच रहे हैं, लेकिन चाहें तो अभी सोचने उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये दैट इज़ प्री कॉन्शियस। उसके बाद एक हमारे माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे पहुंच से दूर है, हमारे पहुंच से दूर है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें बसी हुई हैं जिनको हम चाह कर भी याद नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी छोटे छोटे बातें जो हमारे को साथ हुई हैं, नहीं हुई हैं, जो हमने ना चाहते हुए भी एनवायरनमेंट से सीखी है, नोटिस करी, वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में है। हम चाहेंगे याद करना कि अच्छा मुझे वो चीज़ याद आ जाए, तो नहीं याद आ सकती। उसके अलावा उसके अंदर ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि हमें खुद नहीं पता चलता। मेनली ये माना जाता है कि अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, उसके दो ही तरीके की इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, इम्पल्सेस ज़्यादा होती हैं। वो दो होती हैं, सेक्सुअल इम्पल्स और एग्रेसिव इम्पल्स। तो इन दो से जुड़ी हुई ही इच्छाएं अंदर से उठती हैं और वही इच्छाएं कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम करा। थ्योरी ये कहती है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, कि हमारे अंतर मन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी चीज़ चल रही है, ऐसी कोई परेशानी चल रही है या ऐसा कोई विचार चल रहा है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को या हमारी चेतना को एक्सेप्टेबल नहीं है या वो हमें स्वीकार्य नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, पेशेंट कहाँ है कौन है ये मैं आपको नहीं जानकारी दे सकता, लेकिन हमारे पास एक पेशेंट थी, उसके पति के साथ उसका झगड़ा चलता रहता था और उसका पति उससे कुछ दूर रहता था। तो हमारे पास लक्षण लेके आई, उसका नाम मान लेते हैं चलिए सुनीता है। तो सुनीता आती है और सुनीता के फैमिली वाले लक्षण देते हैं कि नहीं इसके ऊपर आत्मा आती है, और वो अपना नाम कविता बताती है। तो सुनीता जो पेशेंट है वो आती है तो उसके ऊपर एक कविता नाम का आत्मा आती है कि सर हिला हिला कि मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ। और कविता क्या कहती है? कविता ये कहती है कि मेरे पड़ोस में वो रह रहा है आदमी, पिछले जन्म में मेरा प्रेमी था। और जब हम सही से इस बात को इवेल्युएट करते हैं कि ये क्या हो रहा है और उसके आसपास क्या चल रहा था, हमें क्या पता चलता है? हमें पता ये चलता है कि पति और पत्नी में आपस में संबंध ठीक नहीं थे, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, और सही में कोई ऐसा पास में लड़का था जो शायद उस पेशेंट को, हमारी सुनीता पेशेंट को पसंद करता था। और पसंद करता था तो वो शायद वो भी उसका अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि उसका कॉन्शियस माइंड तो नहीं, वो एक अपने पति को वो भी पसंद करती थी, और उसके मन में कोई ऐसा दूसरे किसी इंसान के लिए कोई ऐसी भावना नहीं थी। मगर जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है, जो अंतर मन है, उसके अंदर बहुत सारी तरह की ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि हमें खुद भी नहीं पता होती हैं। तो उसके अंतर मन में ऐसी इच्छा थी कि वो लड़का सही है, मुझे पसंद कर रहा है, मेरे लिए केयर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे अच्छी बातें कर रहा है, तो क्यों ना उसके साथ प्यार की बात करी जा सकती है या फिर उससे प्यार का इजहार किया जाए। लेकिन क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड या उसकी जो अपनी सोच है वो उसको परमिट नहीं कर रही थी, उसका कॉन्शियस माइंड, उसकी चेतना उसको ये इजाज़त नहीं दे रही थी कि नहीं तो किसी और मर्द के साथ ऐसे बात करे, ऐसे संबंध बना, या फिर ऐसी कुछ सोच उसके बारे में, प्यार के बारे में। तो ये जो रिप्रेस्ड आइडिया है, ये जो दबा हुआ अंतर्मन का आइडिया है, किस तरीके से निकला? भूत प्रेत निकल के, भूत प्रेत की तरह उसके अनकॉन्शियस माइंड ने उसके कॉन्शियस माइंड के ऊपर कब्जा कर लिया और जोर जोर से सुनीता नहीं कविता हूँ और मैं इसके पिछले जन्म की प्रेमिका हूँ और इससे मिला के रहूंगी, इस तरह के उसने खूब हमारे ओपीडी में आके कि नहीं मैं सुनीता नहीं कविता हूँ और मैं इसके पिछले जन्म की प्रेमिका हूँ और हमारा प्यार पूरा होकर रहेगा। और फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, इसमें हम अगर पेशेंट को परसुएड करें, यानी कि लैब में लैब बना के चलें, उससे बात करने की कोशिश करें कि नहीं चलो कविता मुझे अब सुनीता से बात करने दो, मैं अपने मरीज से बात करना चाहता हूँ करके। तो हमने इस तरह से बात करी, तो उसने फिर क्या बताया कि चलो ठीक है मैं तुम उससे बात करने देती हूँ। फिर हमने ओरिजिनल जो पेशेंट है वो अपनी आइडेंटिटी में आ गया, नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि हाँ मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती हूँ, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे पति के साथ हमारी थोड़ी सी बात सही नहीं चल रही है, बट मेरा उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या है, कॉन्शियस माइंड जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और अनकॉन्शियस माइंड उससे लगाव रख रहा है। तो ये रिप्रेस्ड आइडिया था जो कि उसने एक्सप्रेस कर दिया एक अल्टर्ड फॉर्म में, एक बीमारी के रूप में। और लोगों को क्या लगता है कि ये कोई बीमारी या फिर कुछ और चीज़ है, ये ऊपर ही का चक्कर है। तो ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी की। बायोलॉजिकल थ्योरी में जैसे कि हमारे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिकल रिसर्चर्स ने पाया है कि जो इस तरीके की ट्रांस और पोजीशन यानी कि अवस्था में जाते हैं, उन लोगों में ब्रेन में एक केमिकल होता है एनएमडी, ग्लूटामेट केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मैं उन लोगों को बता दूं जिन्हें जानकारी नहीं है, हमारा दिमाग बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं यानी कि सेल से बना है, और उन कोशिकाओं को आपस में बातचीत करने के लिए केमिकल छोड़ने होते हैं।
एक सेल दूसरे सेल के लिए केमिकल छोड़ेगा और उससे उन दोनों के बीच में बातचीत होगी अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही एक केमिकल होता है जिसको ग्लूटामेट बोलते हैं। तो जिन लोगों में ये अवस्था पाई जाती है ट्रांजिएंट पोजीशन की, उन लोगों में एनएमडी रिसेप्टर में गड़बड़ी पाई गई है, ग्लूटामेट के एनएमडी रिसेप्टर में गड़बड़ी पाई गई है। इसके बाद आता है इसमें स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल। कुछ लोग का या कुछ साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो लोग इस तरह की अवस्था में जाते हैं उनके अंदर पैदाइशी उनके ब्रेन में ऐसा कुछ न्यूरोलॉजिकल यानी कि स्ट्रक्चर के तौर पे ही कुछ ऐसी चीज़ें थी, खामियां थी, या फिर कह सकते हैं झुकाव था, जो कि स्ट्रेस में आने पर यानी कि तनाव आने पर उभर के सामने आ जाता है। यानी कि वो समस्या या इस तरीके का झुकाव या इस तरह की अवस्था में जाने का झुकाव उनका पैदाइशी ही था, और जब उनके ऊपर दबाव आया तो ये चीज़ निकल कर सामने आ गई। स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल कहा जाता है। तो उसके बाद तीसरी थ्योरी आती है, वो होती है जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी का ये मानना है कि अक्सर ये भूत प्रेत जिसके शरीर पर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ें फैमिलीज में ज़्यादा पाई जाती हैं। फैमिलीज में मतलब आप पेशेंट हमारे पास कोई आ रहा है, अगर सही से हम उससे जानकारी लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, तो पता चलेगा कि उसके माँ या पिता या फिर किसी और परिवारजन में इस तरह की समस्या पहले भी रही है और उसके पीछे भी रही है। तो इसको हम जेनेटिक तौर पर भी समझ सकते हैं, आनुवांशिक तौर पर भी समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि ये खून के द्वारा या फिर बच्चों में आगे बढ़ता है, पीढ़ियों में आगे चलता है। इसको जेनेटिक तरीके से भी समझ सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि मॉडलिंग की थ्योरी आती है। मॉडलिंग की थ्योरी ये कहती है कि हमने ये चीज़ किसी और से अपने कल्चर में सीखी, तनाव में इस तरह से बिहेव करना, या फिर ऐसे लक्षण हमने किसी में अपने परिवारजन में होते हुए देखे हैं। और उसके अलावा और भी अदर थ्योरीज हैं, लेकिन फिलहाल हम यहीं पे बात करेंगे और आगे बात करेंगे असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट यानी कि अब कोई ऐसा मरीज हमारे पास जब आता है तो हम उसमें क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो जब हमारे पास ऐसा कोई मरीज आता है तो हम पहले तो उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ हम बैठ के प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे जब वो सही अवस्था में होगा, कि आखिर ऐसी क्या स्ट्रेस, ऐसी क्या परेशानी चल रही है जिसके कारण से ये चीज़ हुई है। और अगर पेशेंट हम पे भरोसा करता है तो हम उससे वो बात जानने में कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी पेशेंट की बात हमें और किसी फैमिली को या फिर किसी और के साथ डिस्कस तब तक नहीं करनी है जब तक पेशेंट खुद हमें परमिशन ना दे कि हाँ चलो मेरे घर वालों को भी ये बात बता दो। अदरवाइज वो बात आपके और पेशेंट के, मतलब हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहती है। और उसके अलावा हम देखेंगे कहीं उसमें कोई डिप्रेशन यानी अवसाद के लक्षण तो नहीं है, या फिर कोई पास्ट में ट्रॉमा तो नहीं रहा। अक्सर ऐसे पेशेंट में हम अगर देखते हैं तो हमें सेक्सुअल ट्रॉमा यानी किसी ने उनको साथ गलत हरकत करी थी, छेड़छाड़ करी थी, या उनके साथ बचपन में मारपीट करी थी, इस तरीके की बातें भी निकलती हैं। तो हमें उन चीज़ों के लिए भी देखना है और उनका भी ख्याल रखना है, इलाज करना है। फिर उसके बाद हम ऐसे पेशेंट्स को कैसे ठीक करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनके लिए हम दो तरह का इलाज करते हैं। एक शॉर्ट टर्म इलाज होता है, एक लॉन्ग टर्म इलाज होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब अभी जो लक्षण आ रहा है, अभी जो उनके ऊपर देवी बार बार आ रही है, आत्मा आ रही है, जिन जिन्नात जो भी है, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से समझ सकते हैं आप, जो भी आ रहा है उसको फिलहाल तो कैसे रोका जाएगा। और लॉन्ग टर्म का मतलब ये चीज़ आगे ना हो उसके लिए क्या इंतजाम किया जाए। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें हम थेरेपीज कर सकते हैं। यानी कि हम पेशेंट से बातचीत करने, जैसे मैंने आपको बताया, बातचीत करके समझेंगे। उसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसको एवर्जन थेरेपी कहते हैं, जो कि सही नहीं मानी जाती और मैं खुद प्रेफर नहीं करता हूँ। एवर्जन का मतलब ये होता है कि इस तरह के लक्षण कर रहे पेशेंट के हम फोरहेड पे प्रेशर डाल सकते हैं, ऑर्बिट आँख के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, चेस्ट पे इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अक्सर पेशेंट पेन के कारण सही बिहेव करने लगता है। तो ये पेशेंट के राइट्स के लिए यानी कि उसके ह्यूमन राइट्स के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। बाकी अवर्जन और करते बाकी जो पहले ज़माने में किया जाता था वो ये था कि कई बार हम नेजल ट्यूब डाल देते थे, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी डालते थे, क्योंकि फिर उसके बाद पेशेंट अचानक से ठीक बिहेव करने लगता था। क्योंकि फिर जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसकी जगह उसका कॉन्शियस माइंड अचानक से रिएक्ट करने लगता है। तो वो इंसान अपने सही चेतन अवस्था में, अपने कॉन्शियस माइंड की अवस्था में आ जाता है। तो ये अवर्जन थेरेपी है जिसको नहीं करा जाना चाहिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बातचीत करेंगे। उसके अलावा
ये भी पाया गया है कि इसमें दवाई का भी रोल हो सकता है या फिर हिप्नोसिस का भी रोल हो सकता है। हिप्नोसिस और दवाई के बारे में, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। हिप्नोसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें वो इंसान जिसके साथ हम इलाज कर रहे हैं, जिसके साथ हम हिप्नोसिस कर रहे हैं, उसको भी अगर ये मान्यता है, वो भी ये मानता है कि हाँ मैं हिप्नोसिस में जा सकता हूँ, ये हिप्नोसिस जैसी कोई चीज़ है, तभी हिप्नोसिस काम करता है। तो फिर उसके बाद हम उसके साथ बैठ के हम उसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और उसको ऐसी अवस्था में ले जाएंगे जाकि वो अपना जो उसमें वो अपना बात बता सके। और उसके अलावा क्या हो सकता है, हम आईवी यानी कि इंजेक्शन द्वारा कुछ ऐसी दवाई दे सकते हैं या फिर उसको ऐसी कोई दवाई दे सकते हैं जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो जाए। पाया ये भी जाता है कि ये जो ट्रांसपोजिशन की स्टेट है या फिर ये आत्मा और ये सब तरीके की जो अवस्था है, ये तभी आती है जब शरीर या इंसान का मन जो है वो ओवर एक्साइटेड हो या फिर एंजाइटी के स्टेट में हो, घबराहट के स्टेट में हो। तो कुछ काम करने वाली दवाइयाँ हम उनको दे सकते हैं जिससे उनका मन शांत हो जाता है, उसके बाद ये अवस्था टल जाती है। और ये हमारा शॉर्ट टर्म का रहता है। और लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, हम उनको कोपिंग स्किल्स सिखाएंगे। कोपिंग स्किल्स यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे तरीके जिससे वो अपने जीवन में होने वाले तनाव को बातचीत के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए सुलझा सके, समझदारी के साथ बातचीत के साथ सुलझा सके और बाद में ऐसी अवस्था में ना जाए। तो बेसिकली हम उनके माइंड को और उनके मन को और मजबूत करने के लिए और परेशानी चिंता से लड़ने के लिए तरीके सिखाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर के बारे में जानकारी। और आगे किस बीमारी के बारे में बताया जाए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।